गुड आफ्टरनून। मैं विकेंद्र सिंह चौहान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गनोड़ा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पहले 2 क्लासें देख ली हैं या पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है ज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे विस्तार से। अगर आपने आज पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले की जो 2 क्लासें हैं उनके वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो भी समझ में आ जाएगा जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। और विद्यार्थियों, अगर आपको समझ में नहीं आता है, 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए। और मैंने जो बोर्ड पर नोट्स लिखे हैं हो सकता है उसके उदाहरण मैंने नहीं लिखे हों, तो जब मैं जो बोलता हूँ उदाहरण लिखने के लिए या जब मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आप वीडियो को बीच में रोक करके या स्लो मोशन में जाकर के वीडियो को देखिए और आप उसके नोट्स भी लिख सकते हैं अपने हाथों से। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं कि ज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आइए शुरू करते हैं। ज्ञान का संबंध चेतन जगत से है। ज्ञान का संबंध चेतन जगत से है। चेतन जगत ये क्या होता है? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि चेतन जगत किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर चेतन, अर्धचेतन ज्ञान होता है। हमारा मस्तिष्क अलग अलग कार्य करता है। तो जो चेतन जगत है यानी कि वास्तविक खुली आंखें हमारी, न कि बंद सपने नहीं देख रहे, हम हकीकत में हमारे सामने जो वस्तु पड़ी हुई है या जो पदार्थ हमारे सामने पड़ा हुआ है उसके बारे में हम बिना नींद निकाले हुए खुली आंखों से उसके बारे में ज्ञान रखते हैं या उसके बारे में बताते हैं, उसी को चेतन जगत कहते हैं। चेतन जगत वह जगत जिसके अंदर हम सब प्राणी निवास करते हैं और उसका ज्ञान हम रखते हैं और उसके बारे में पूर्ण ज्ञान है हमें, वही चेतन जगत कहलाता है। तो चेतन जगत, ज्ञान का संबंध चेतन जगत से होता है। ज्ञान के संबंध में चेतना की आवश्यकता होती है। पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो ज्ञान मानव जीवन का ही एक अंग है। यानी कि जो ज्ञान है उसका संबंध मनुष्यों से है, इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों से भी है। तो जो ज्ञान है वह मनुष्य का एक अंग हम कह सकते हैं या एक अंग हम मान सकते हैं। ज्ञान के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका ज्ञान हमारे पास में होना जरूरी है। हो सकता है कि जो जानवर है उनके अंदर भी ज्ञान है, लेकिन उनका ज्ञान कुछ समय या सीमा तक ही सीमित है। उनको ज्यादा मात्रा में ज्ञान नहीं है। अपेक्षा जो मनुष्य है उनको ज्ञान बहुत ज्यादा है, उनके पास में बहुत ही विस्तृत ज्ञान है मनुष्य के पास में। तो हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि ज्ञान का संबंध चेतन जगत से कैसे है। तो उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि जो जानवर है उनका जो ज्ञान है वो कुछ सीमा तक सीमित है। जैसे कि गाय है, गाय का अपने बछड़े को जीभ से चाटना। पशु जो है वह आपस में प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। मयूर, मोर जो है वह खुश होकर के जंगल में नाचता है। पशु जो है आपस में दौड़ते हैं। अगर किसी पशु पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है तो वह सारे पशु मिलकर के उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है वो क्या है, तो
तो वो जानवरों का ज्ञान है। हमें जानवरों के बारे में पता है, तो जानवर भी ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, उनका जो ज्ञान है वह उच्च श्रेणी का होता है, और जानवरों का जो ज्ञान है वो निम्न श्रेणी का होता है। उनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, बहुत ही कम ज्ञान होता है। लेकिन जो मनुष्य है उसके पास उच्च श्रेणी का ज्ञान होता है, और वे लगभग इस प्रकृति पर जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं उन सब के बारे में ज्ञान रखते हैं। तो ज्ञान का यही विशेषता है ज्ञान की, ज्ञान का संबंध चेतन जगत से होता है। अब चेतन जगत क्या होता है? चेतन जगत हम सब लोग जीवित हैं, और इस पृथ्वी पर विद्यमान सभी वस्तुओं का ज्ञान रखते हैं। अगर आप नींद में हैं और नींद में जो सपने देखते हैं वो क्या है? वह अर्ध चेतन है, चेतन नहीं है, अर्ध चेतन है, जिसका ज्ञान आपको ज्यादा नहीं है। आपका जो अर्ध मस्तिष्क है या अर्ध चेतन जो है वही कार्य करता है नींद में। लेकिन जो हमारी खुली आंखें होती हैं और हम खुली आंखों से जो कार्य करते हैं या जो देखते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, जिसका हम वर्णन करते हैं, वही चेतन मन होता है, और चेतन जगत भी उसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। ज्ञान का संबंध सदैव ज्ञाता से होता है। ज्ञान का संबंध सदैव ज्ञाता से होता है। ज्ञाता के अभाव में ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन वस्तुओं के संबंध में व्यक्ति नहीं जानता, उन वस्तुओं के संबंध में व्यक्ति नहीं जानता जिनको ज्ञान की परिधि में नहीं लाया जा सकता, जिनको ज्ञान की परिधि में नहीं लाया जा सकता। अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है इसको समझने के लिए हम उदाहरणों का भी प्रयोग करेंगे। मैंने यहाँ पर उदाहरण नहीं लिखा है, जब मैं बोलूंगा उस समय आपको वो उदाहरण भी आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर लिखना है विद्यार्थियों को। तो ज्ञान का संबंध सदैव ज्ञाता से होता है। ज्ञान का संबंध ज्ञाता से ही होगा, ज्ञाता नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा, ज्ञान होगा तो ज्ञाता भी होगा। आपको किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले आपको ज्ञाता होना चाहिए, आपको उसको सुनना चाहिए। आप उसको सुनोगे, उसको समझोगे, तभी आप उस ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि मनुष्य चंद्रमा के बारे में क्या जानता है? तो प्राचीन जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के अंदर चंद्रमा के बारे में लिखा गया है कि चंद्रमा एक देवता है। चंद्रमा इस धरती की चारों ओर परिक्रमाएं लगाता है। हमारे जितने भी रीति रिवाज त्योहार हैं वे सब चंद्रमा की गणना पर ही मनाए जाते हैं। हमारे जो हिंदी महीने हैं वो चंद्रमा की गति के आधार पर चलते हैं। तो ये ज्ञान प्राचीन समय के जो ग्रंथ हैं उनसे प्राप्त हुआ। अब वर्तमान समय में जब मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा तो उसने पता लगाया कि चंद्रमा के ऊपर पहाड़ है, चंद्रमा के ऊपर जमीन है, चंद्रमा के ऊपर खनिज पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं, चंद्रमा के ऊपर पानी के स्रोत भी मिले हैं। तो ये सारी चीजें किसने? तो ज्ञाता, जो विषय विशेष के जो ज्ञाता है उन ज्ञाताओं ने इसका ज्ञान हमें प्राप्त कराया या उसके बारे में हमें बताया। तो उदाहरण के तौर पर आप चंद्रमा का उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार पूरे इसको समझ लेते हैं। ज्ञान का संबंध सदैव ज्ञाता से होता है। ज्ञाता के अभाव में ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। अगर
ज्ञाता नहीं है तो ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ज्ञाता के होने से ही ज्ञान का महत्व है, यानी कि मनुष्य के होने से ही ज्ञान है, और ज्ञान के अभाव में मनुष्य नहीं। अगर मनुष्य होता ही नहीं तो ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान है तो मनुष्य है, मनुष्य है तो ज्ञान है। तो ज्ञाता के अभाव में ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका महत्वपूर्ण स्थान है। संसार में हर वस्तु का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर वस्तु का कोई न कोई कार्य होता है। हर वस्तु किसी न किसी रूप में उपयोग में आती है, तो हर वस्तु का कोई न कोई महत्वपूर्ण स्थान होता ही है। उन वस्तुओं के संबंध में कोई व्यक्ति नहीं जानता। उन वस्तुओं के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। जिनका ज्ञान की परिधि में, जिनको ज्ञान की परिधि में नहीं लाया जा सकता। अब चंद्रमा के बारे में हम इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते, तो इसको ज्ञान की परिधि में हम नहीं ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। ज्ञान का संबंध कौशल विकास से है। ज्ञान का संबंध कौशल विकास से है। किसी क्षेत्र विशेष एवं कौशल विशेष का ज्ञान व्यक्ति को उस क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि किसी क्षेत्र विशेष एवं कौशल विशेष का ज्ञान व्यक्ति को उस क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाता है। इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे किसान का। एक किसान जिसको सभी फसलों का ज्ञान है, कौन सी फसल कब बोई जाती है, कौन सी फसल कितने समय में काटी जाती है, कितने समय में पैदा होगी, अनाज, इन सारी वस्तुओं के बारे में, इन सारे फसलों के बारे में ज्ञान है, तो वो क्या कहलाएगा? कृषि विशेषज्ञ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सारी चीजें पता है। गेहूं का पैदावार कब होगा, गेहूं कितने दिन में पकेंगे, गेहूं को कब पियत देनी पड़ती है, गेहूं को कब खाद देना पड़ता है, इन सारी चीजों के बारे में उसको ज्ञान है, तो वह विषय का विशेषज्ञ कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि वाहनों के बारे में, जैसे कि मोटरसाइकिल है। अब मोटरसाइकिल के बारे में जो मिस्त्री होगा मोटरसाइकिल का, उसको सब पता है कि मोटरसाइकिल कैसे चलती है, मोटरसाइकिल का कौन सा पार्ट्स किस काम आता है, कौन सा खराब हो गया है, कौन सा ठीक करना है, इन सारी चीजों के बारे में ज्ञान होगा तो वो मोटर मैकेनिक कहलाएगा। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर को जिस क्षेत्र का डॉक्टर होगा, चाहे हाथ का हो या हड्डी का हो या आंखों का हो, कान का हो, उसको उस वस्तु के बारे में पूर्णतः नॉलेज होगा तो वह उस विषय का विशेषज्ञ कहलाएगा। तो ज्ञान का संबंध कौशल विकास से भी होता है। ठीक है, मेरे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। मेरे साथ साथ में जो मैंने उदाहरण बोले हैं उनको भी आप नोट कीजिएगा। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है। ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है। अमूर्त वस्तु का मतलब क्या होता है? अमूर्त क्या होता है? अमूर्त यह होता है जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो क्या है? अमूर्त है। क्या आपने कभी ज्ञान को देखा? नहीं देखा होगा। मैंने भी आज तक ज्ञान को नहीं देखा, सिर्फ ज्ञान का नाम सुना है, लेकिन ज्ञान को देखा नहीं है। तो ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है जिसको कोई देख नहीं सकता। ज्ञान को अमूर्त वस्तु के रूप में, ज्ञान को अमूर्त वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है। ज्ञान को अमूर्त वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है। ज्ञान को किसी व्यक्ति द्वारा, ज्ञान को किसी व्यक्ति द्वारा देखा नहीं जा सकता। ज्ञान को किसी व्यक्ति द्वारा देखा नहीं जा सकता। जिस प्रकार हम संसार की अन्य वस्तुओं को देखते हैं,
जिस प्रकार हम संसार की अन्य वस्तुओं को देखते हैं उस प्रकार हम ज्ञान को नहीं देख सकते। जैसे संसार की अन्य वस्तुएं, गाय, भैंस, बकरी, गाड़ी, पंखा, टीवी, पहाड़, पेड़, पौधे, फूल, इन सारी वस्तुओं को हम देख सकते हैं, हम उनको छू सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार हम ज्ञान को नहीं देख सकते हैं, न ही ज्ञान का हम स्पर्श कर सकते हैं। ज्ञान को देखा नहीं जा सकता, लेकिन ज्ञान मौजूद है। ज्ञान अमूर्त वस्तु है। ज्ञान एक निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। ज्ञान बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे मस्तिष्क के अंदर वह मौजूद है। ज्ञान, आपको ऐसा लग रहा हो ज्ञान हमारे मस्तिष्क के अंदर है, हाँ है हमारे मस्तिष्क के अंदर, लेकिन हमारे मस्तिष्क को अगर हम देखें अंदर तो ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है, वो कहाँ पर होता है, कहाँ क्या करता है, इसके बारे में पता नहीं, लेकिन हमें उसके बारे में इतना जरूर पता है, हम सारी वस्तुओं के बारे में हम ज्ञान रखते हैं। ये सब क्या है? ज्ञान है। ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वह इस संसार में मौजूद जरूर है। जैसे कि ज्ञान के उदाहरण के तौर पर देखें तो आपने मिठाई खाई, उदाहरण के तौर पर इसका ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो आपने मिठाई खाई, ठीक है, मिठाई को देखा आपने, उसको खाई, लेकिन जब आपने मिठाई को देखा था तो क्या उसके मीठेपन का, मीठापन कहाँ है वो देखा था आपने? नहीं देखा। आपने मिठाई खाई, इसके बाद में आपको स्वाद आया मीठेपन का, तो क्या वो जो स्वाद था उस स्वाद को आपने देखा कि वो कौन से कलर का था, कैसा था, दिखने में कैसा था? नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ उस ज्ञान को या उस स्वाद को हमने क्या किया? अनुभव किया, देख नहीं पाया हम। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। तो ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, बल्कि हम उसको देख नहीं सकते अपनी आंखों से। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है, न कि कोई वस्तु है। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। हम किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस वस्तु को हम देखते हैं और उसका ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, लेकिन वह ज्ञान किस तरीके से हमारे मस्तिष्क के अंदर जा रहा है हमें नहीं पता। तो क्या है ये ज्ञान? एक मानसिक प्रक्रिया है। बिना देखे वह हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर जाता है, हमने उसको देख नहीं पाया। ज्ञान का संबंध पूर्णतः मानसिक अवस्था से होता है। मानव द्वारा अनुभूत संवेदनाओं का संबंध मन से होता है। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में प्रत्येक संवेदना को ज्ञान का रूप प्रदान करने में मानसिक क्रियाओं का संबंध होता है। तो कोई भी आप किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसके अंदर मस्तिष्क का अहम रोल होगा। बिना मस्तिष्क के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वस्तु का कैसा भी आकार हो, कैसा भी किसी प्रकार का ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान को अस्थायी ज्ञान या हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करने के लिए या हमारे मस्तिष्क को ज्ञान जो है वह प्राप्त करने के लिए हमारा जो मन है उस मन का होना बहुत ही जरूरी है। मन के माध्यम से ही हम किसी भी वस्तु का ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ज्ञान जो है वह एक मानसिक प्रक्रिया है और उसको प्राप्त करने के लिए मन की आवश्यकता पड़ती है और मन से ही ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। आपको कभी कभी आपने देखा होगा कि हम पढ़ते हैं और हमारा ज्ञान उस पढ़ाई में नहीं होता और
हमारा ध्यान कहीं और होगा तो हमें वो वस्तु जिसको हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका क्या कारण है? तो उसका कारण यही है कि हमारा मन स्थिर नहीं था, हमारा मन कहीं और था। तो जहां पर भी हमारा मन होगा वो क्रियाएं, वो बातें, वो वस्तुएं हमारे मन के अंदर घूमेंगी, लेकिन हम जिसको पढ़ रहे हैं वो नहीं रहेगा। तो मन का हमारे ज्ञान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मन से अगर की हुई वस्तु या किया हुआ ज्ञान, प्राप्त किया हुआ ज्ञान सदैव रहता है तो ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसको मन के द्वारा हम अर्जित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के लिए विषय आवश्यक है। ज्ञान के लिए विषय आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उस अवस्था में पूर्ण होती है जब उसके लिए उसका विषय उपलब्ध हो, जब उसके लिए उसका विषय उपलब्ध हो। तो हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन थे? तो ये गणित के विद्यार्थी थे। किसके विद्यार्थी थे? गणित के विद्यार्थी थे। और एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने गणित का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया। पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वह गणित के विषय विशेषज्ञ कहलाए। क्या कहलाए? विषय विशेषज्ञ कहलाए। तो यह इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण। ज्ञान के लिए विषय का आवश्यक है। अब ज्ञान आपको कैसे प्राप्त होगा? तो ज्ञान, जैसे कि आप नॉलेज एंड करिकुलम आपका विषय है, आप इस विषय को पढ़िए, बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन कीजिए, रोज पढ़िए, तो आपको इस विषय का ज्ञान हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको इसका पूर्ण ज्ञान होगा, आप इस विषय के विशेषज्ञ कहलाएंगे। तो किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विषय का होना बहुत ही जरूरी है। आप बिना विषय के अगर किसी ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर जाइए, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन उस विषय का या विषय वस्तु का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना विषय वस्तु के आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञाता का घटना से संपर्क। ज्ञाता का घटना से संपर्क। अब ज्ञाता, ज्ञाता कौन हुआ? हम ज्ञाता हुए, और घटना से हमारा संपर्क। ये ज्ञान की विशेषता है। स्थायी रूप से ज्ञान अगर आप पाना चाहते हैं या स्थायी रूप से ज्ञान को आप हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं तो घटना से आपका संपर्क होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं हमारा बेणेश्वर मेला। जो बेणेश्वर मेला है, आप उस बेणेश्वर मेले के अंदर जाएंगे तो आपको उस मेले का ज्ञान हो गया। अब आपको एक निबंध लिखना है। पहले तो आप कहाँ गए? बेणेश्वर जो मेला है उस मेले को देखने के लिए गए, और उस मेले को देखने के बाद में आप वापस आए और आपको कहा कि बेणेश्वर मेले पर आपको एक निबंध लिखना है या उसका वर्णन लिखना है बेणेश्वर मेले का। तो आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे, आपने वहां पर जो देखा कि मेले के अंदर दुकानें लगी हुई थी, वहां पर 3 नदियों का संगम है, वहां पर मावजी महाराज की समाधि भी कह सकते हैं, वहां पर बेणेश्वर महादेव का मंदिर भी है, वहां पर विश्व की एकमात्र खंडित मूर्ति है। ये सारी चीजें आपको कैसे पता चली? आप वहां गए, उस मेले से आपका संबंध हुआ, आप उस मेले को आपने देखा, तभी आपने उसके बारे में बताया। अब आपको अगर मैं कहूं कि ताजमहल, ताजमहल मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपने ताजमहल की कृति नहीं देखी कि ताजमहल है कैसा। आप वहां जाएंगे, आप उस घटना को देखेंगे, उससे संपर्क करेंगे, तो आपने ताजमहल को देखा। ताजमहल को देखने के बाद में आपने
ये देखा कि ताजमहल बनाया किसने था, ताजमहल कैसा है, कब बना, कितने समय लगा, किसने बनाया, क्यों बनाया। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको जब ताजमहल को आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी ज्ञान हो तो उस ज्ञान से अगर आपका संपर्क होगा, उस घटना से आपको संपर्क होगा, तो आपका जो ज्ञान है वह अस्थायी रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एक से अधिक बार देखिए, शांतिपूर्वक देखिए। आप तुरंत देखेंगे और आपको ऐसा लगता है कि एक ही बार देखा और समझ में आ गया, ऐसा बहुत कम विद्यार्थी होंगे जिनको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह जो विषय है वो आपको पहली बार पढ़ने को मिल रहा है। आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको बार बार देखिए, वीडियो को समझ में आ जाएगा। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से हर एक शब्द की व्याख्या और विश्लेषण कर पाऊँ। तो विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ज्ञान परिवर्तनशील है। ज्ञान परिवर्तनशील है। ज्ञान का समय के साथ साथ में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का भी एक नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय समय पर प्रकृति के अंदर भी परिवर्तन होता है और उसी अनुरूप ज्ञान में भी समय समय पर परिवर्तन आता रहता है। अगर हम देखें, ज्ञान में समय एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। उदाहरण, प्राचीन समय में जो शिक्षण पद्धति थी वह शिक्षक केंद्रित थी। कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी। वर्तमान समय में शिक्षण पद्धति जो है उसके अंदर परिवर्तन आया है। वर्तमान में जो शिक्षण पद्धति है वह बाल केंद्रित है। यहाँ पर बालकों की रुचि के आधार पर टॉपिक डाले गए हैं। पहले समय में क्या होता था कि ऋषि मुनि को ज्ञान मुंह जुबान था, शिक्षण पद्धति उनके कंठस्थ थी। वह शिष्यों को बुलाते थे और उनको समझाते थे, बार बार उनको रटाते थे। रटन पद्धति थी, गुरु को पूरा ज्ञान था और जो शिष्य थे उनको ज्ञान नहीं था, तो गुरु जो थे वह उनको सिखाते थे। तो गुरु को ज्ञान था लेकिन शिष्यों को नहीं था। शिष्यों पर कोई उनकी रुचि है या नहीं, ये चीजें नहीं देखी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो शिक्षण पद्धति है उसके अंदर परिवर्तन हुआ है और जो शिक्षण पद्धति है वह बाल केंद्रित है। यहाँ पर बालक को केंद्र में रख करके शिक्षण पद्धति के अंदर परिवर्तन किए गए हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ज्ञान भी परिवर्तनशील है, समय समय पर बदलता रहता है, अस्थायी नहीं रहता है। अगला पॉइंट है, ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। ज्ञान के अभाव में मानवीय जीवन पशुओं के जीवन से भी निम्न स्तर का हो सकता है। ज्ञान के आधार पर आदि मानव से वर्तमान मानव तक मनुष्य का विकास हुआ है। तो ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। जी हाँ विद्यार्थी, ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ज्ञान होता है। हर वस्तु का अगर ज्ञान प्राप्त करना है, सबका ज्ञान अलग अलग होता है, सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। एक ही ज्ञान से संपूर्ण जगत को नहीं जाना जा सकता। हर वस्तु का ज्ञान हमें होना जरूरी है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत की भी जरूरत है। ज्ञान बहुत ही विस्तृत है, एक साथ में इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पर संपन्न होता है। आप इस वीडियो को एक से अधिक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने जो भी बोर्ड पर लिखा है उन सब का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो आप उसको एक नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए ताकि आपके नोट्स बन जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक आधे घंटे का वीडियो देखोगे तो आपको एक आधा घंटा इस वीडियो के पीछे लगाना पड़ेगा। और अगर आपने एक बार वीडियो देखा है और फिर आपने उसके नोट्स बना लिए तो नोट्स को वापस पढ़ने में या रिवीजन करने में 5 मिनट का समय लगेगा। तो आप कोई कम समय में अधिक ज्ञान आप प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ साथ में नोट्स भी बनाइए। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।